Hello bachcho, let's see the question. The question says a ship is fitted with three engines E1, E2 and E3. Engines function independently of each other with respective probabilities 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 4. For the ship to be operational, at least two of its engine must function. At least two of its engine must function for the ship to be operational. Okay. Let X denote the event that the ship is operational. X is the event that ship is operational, and X1, X2 and X3 denotes respectively the event that the engines E1, E2 and E3 are functioning. Okay. Which of the following is a true? We need to tell. Okay. So probability of X1 complement when X is happening is equal to 3 by 16. Probability of exactly two engines of the ship are functioning when X is happening is equal to 7 by 8, and probability of happening X when X2 is functioning is equal to 5 by 16, and probability of happening X when X1 is functioning is equal to 7 by 16. ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक शिप है जिसके पास तीन इंजन है। थ्री इंजन में से टू इंजन अगर वर्क करेंगे, अगर फंक्शन करेंगे तो शिप ऑपरेशनल होगी। ठीक है, कम से कम टू इंजन वर्क करने चाहिए। अगर तीन भी कर रहे हैं तब भी शिप ऑपरेशनल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, जो ये इवेंट है हमारा शिप के ऑपरेशन होने का, इस इवेंट को एक्स बोला गया है, X1, X2, X3 बोला गया है, तीनों इंजन के फंक्शन करने की इवेंट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर कि क्या है। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? की कॉन्सेप्ट में हमने सबसे बोला है एट लीस्ट टू इंजन, है ना, एट लीस्ट टू इंजन शुड फंक्शन फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल, है ना, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल। अगर शिप हमारी ऑपरेशनल है, इसका मतलब कि कम से कम दो इंजन हमारे वर्क जरूर कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चे, तो कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालने को मिलेगी? यहाँ से एक्स इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी। एक्स इवेंट कैसे निकलेगा? तो देखो, कम से कम टू इंजन वर्क कर रहे हैं तो मतलब तीन के तीन इंजन वर्क कर रहे होंगे, है ना, और टू इंजन भी वर्क कर रहे होंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड E3 वर्किंग, जब तीनों इंजन वर्क कर रहे हैं, प्लस इसको लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली टू इंजन वर्किंग। ठीक है ना बच्चे, तो हम ये वाली प्रोबेबिलिटी ओवरऑल एक्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं जो इवेंट हो रहा है सेट टू फंक्शन होने का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमने एक ही कॉन्सेप्ट को लिया है। यहाँ से हम आगे की चीजें बढ़ाएंगे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है ना बच्चे, अब देखो, अब अगर मुझे लिखना है कि एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, तो E1 को फंक्शन करना है, E2 को फंक्शन करना और E3 को फंक्शन करना। सबसे पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, प्लस अब देखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इंजन आर फंक्शनिंग। अगर टू इंजन फंक्शनिंग है, मान लो कि पहले E1 फंक्शन कर रहा है, E2 फंक्शन कर रहा है, पर E3 फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, E3 को मैंने डैश लगा दिया, नहीं कर रहा फंक्शन। प्लस अब मान लेते हैं कि E1 तो फंक्शन कर रहा है, E2 फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन E3 फंक्शन कर रहा है। टू इंजन यहाँ ही फंक्शन कर रहे हैं। प्लस अब मान लेते हैं कि E1 इज नॉट फंक्शनिंग बट E2 एंड E3 आर फंक्शनिंग। तो ये हमारे हो जाएंगे एग्जैक्टली टू इंजन आर वर्किंग। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखो, अगर E1 फंक्शन करता है, E1 फंक्शन करता है ना, E1 फंक्शनिंग है, तो इवेंट क्या है हमारा? इवेंट है हमारा X1। अगर E2 फंक्शनिंग है, अगर E2 फंक्शनिंग है, इवेंट है हमारा X2। अगर E3 इज फंक्शनिंग, इवेंट है हमारा X3। ठीक है बच्चे,
तो देखो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि E1 के फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब P ऑफ E1 कितना दिया गया है, तो P ऑफ X1 कितना दिया गया है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे कितना है, P ऑफ E1 हमको दिया गया 1/2, या फिर हम इसको P ऑफ X1 लिख लेते, P ऑफ X1 जो हमें दिया गया है वो 1/2 दिया गया है, ठीक है। P ऑफ X2 मतलब सेकंड इंजन को वर्क करने की प्रोबेबिलिटी हमको क्या दी गई है, 1/4 दी गई है, ठीक है बच्चे। और P ऑफ X3 हमें कितना दिया गया है, P ऑफ X3 हमको दिया गया है 3/, P ऑफ X3 भी हमको 1/4 ही दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये दिया गया है, देखो P ऑफ X1 हमने लिखा, X2 लिखा और X3 लिखा। अब ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, P ऑफ X1 डैश अगर हम बोलें या E1 डैश बोलते हैं, है ना। तो ये 1 - 1/2 ये भी 1/2 हो जाएगा। P ऑफ X2 डैश बोलते हैं तो ये कितना 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा। और P ऑफ X3 डैश बोलते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आया। अगर मैं P ऑफ X लिखता हूँ, P ऑफ X लिखता हूँ तो क्या था यहाँ पर, P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3 प्लस P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3 डैश प्लस का P ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 डैश इंटरसेक्शन X3 और प्लस में था यहाँ पर X1 डैश इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X2। ये तो P ऑफ X निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। P ऑफ X अगर निकालेंगे इक्वल टू, देखो तीनों का इंटरसेक्शन तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। X1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, X2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, X3 की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस यहाँ पर देखो X1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, X2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे, X2 की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/4 लिखा, X3 डैश की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी प्लस। आप देखो अब थर्ड वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, थर्ड वाले टर्म को देखें तो X1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, X2 ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है, X3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/, प्लस यहाँ पर तो X1 ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और X2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और X3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिलेगा P ऑफ X इज इक्वल टू 1/32 प्लस 3/32 प्लस 3/32 और प्लस में 1/32, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये मिला 8/32, 8/32 और 8 4 जा 32। तो यहाँ से अगर हम निकालें P ऑफ X कितना आया, ये आया हमारा 1/4। तो हम सब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आई है, जब हमारी सिर्फ ऑपरेशनल है ना, हम लोग बोलेंगे सिर्फ इज ऑपरेशनल फॉर दिस प्रोबेबिलिटी, है ना, सिर्फ इज ऑपरेशन, ठीक है। अब हम बच्चे क्या करते हैं, अब हम ऑप्शन चेकिंग की तरफ चलते हैं। अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हमें क्या क्या सही दिया गया है या फिर कुछ सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों P ऑफ X कितना आया हमारे पास, P ऑफ X आया हमारे पास 1/4, ठीक है। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में निकालनी है किसकी, X1 कॉम्प्लीमेंट व्हेन X इज हैपनिंग, ठीक है। ये 3/16 दिया गया, चेक करते कितना आता है। देखो X1 तो नहीं चल रहा है लेकिन सिर्फ हमारी ऑपरेशनल है, तो बाकी के दोनों दोनों इंजन चल रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 इज नॉट फंक्शनिंग और X2 और X3 फंक्शन कर रहे हैं, डिवाइड बाई सिर्फ हमारी ऑपरेशनल है, डिवाइड बाई X हो जाएगा, ठीक है। अब देखो X1 फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी थी 1/2 थी, X2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, X3 की प्रोबेबिलिटी 1/, डिवाइड बाई 1/4, तो कितना आ जाएगा बच्चे 1/8 आ जाएगा। 1/8 आया, देखो क्या 3/16 के बराबर है, इज नॉट इक्वल 3/16। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं हम लोग। P ऑफ X कितना था हमारा 1/4 था। ऑप्शन नंबर बी में देखो बोल रहा है कि एग्जैक्टली टू इंजन ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग, है ना। इसको अगर हम y मान लें इस इवेंट को, ठीक है, इस इवेंट को हम y लिख लेते हैं, तो हमें क्या निकालना है
कि वाई अपॉन एक्स है एग्जैक्टली टू स्टेप्स आर फंक्शनिंग। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी इसमें? देखो इसमें पॉसिबिलिटी थी x1 फंक्शन कर रहा है, x2 फंक्शन कर रहा है, लेकिन x3 फंक्शन नहीं कर रहा है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा बच्चे, है ना, क्योंकि और है। अगर इन दोनों में से कोई भी फंक्शन कट जाता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है तीनों केसेस में से, ठीक है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पर। तो x1 x2 फंक्शन कर रहे थे पहले वाले केस में, x3 नहीं कर रहा था। सेकेंड केस में x1 फंक्शन कर रहा है अपना, x2 नहीं कर रहा है, और x3 फंक्शन कर रहा है। थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा? x1 is not functioning, x2 is functioning and x3 is functioning. डिवाइड बाई, ये तो ऊपर वाले तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे। ये क्या हुआ? ये फेवरेबल आउटकम हुआ। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स पी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले वाले केस में x1 फंक्शन कर रहा है 1/2, x2 फंक्शन कर रहा है 1/4, x3 फंक्शन नहीं कर रहा है 3/4। सेकेंड वाले केस में x1 फंक्शन कर रहा है, x2 फंक्शन नहीं कर रहा है, 3/4 हो जाएगा, x3 फंक्शन कर रहा है 1/4 होगा बस। देखो बच्चे x1 फंक्शन नहीं कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी? 1/2 निकलेगी। और x2 फंक्शन कर रहा है तो 1/4, x3 फंक्शन कर रहा है तो 1/4, और सबके डिवाइड में, इस सबके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? p ऑफ x है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जब आप इन इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7/32, 7/32 डिवाइड बाई 1/4। तो ये क्या है, यहाँ से 7/8 मिल जाएगा मुझे, 4 से 32 कैंसिल होगा, तो 4/8 या 32, तो 7/8 मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को भी चेक। तो बच्चे अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को चेक करने के लिए मैंने पी ऑफ एक्स लिख दिया है कि सिर्फ ऑपरेशनल है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है पी ऑफ एक्स x2, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ऑपरेशनल है जब x2 जरूर फंक्शन कर रहा है ना बच्चे। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हम लोग लिखेंगे कि ये हमको यहाँ पर दिया गया पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन x2, ऐसा बोल सकते हैं इसको, अपॉन पी ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर x2 जरूर चल रहा है, एक केस तो क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है x1 चल रहा हो, x2 चल रहा हो, x3 चल रहा हो, तीनों इंजन चल रहे हैं। दूसरा केस क्या होगा? x1 चल रहा है, x2 चल रहा है, लेकिन x3 नहीं चल रहा है, x3 के ऊपर बार लगा दिए मैंने, प्लस। थर्ड केस क्या हो सकता है कि भाई x1 तो नहीं चल रहा है, लेकिन x2 चल रहा है और x3 चल रहा है। अब अगले केस में आप कहोगे सर x2 नहीं चल रहा है लेकिन x1 x3 चल रहा है, बट यहाँ पर यही तो कंडीशन है कि x2 जरूर चल रहा है। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाले हमारे ये न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 को याद करें कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ये भी 1/4 दिया गया, देखो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x1 की फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, x2 की 1/4, x3 की 1/, प्लस x1 फंक्शन कर रहा है 1/2, x2 फंक्शन कर रहा है 1/4, x3 फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है 3/4, प्लस देखो यहाँ x1 फंक्शन नहीं कर रहा 1/2, x2 फंक्शन 1/4, x3 फंक्शन 1/4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x2 कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 1/4 है, तो 1/4 लिख दिया। आप देखो इसको जब आप टोटल सम करोगे, तो आपको 5/32 मिलेगा न्यूमरेटर में। 5/32 मिला डिवाइड बाई 1/4 कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। क्या ये सही आंसर है? नहीं सर, ये तो रॉन्ग आंसर है। 5/8 आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 5/16 दिया गया है ना। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। पी ऑफ एक्स x1, तो देखो फिर से वही बात कि x इंटरसेक्शन x1, मतलब x1 तो जरूर चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x1 जरूर चल रहा है। बना लेते हैं अपनी कंडीशन, केसेस बना लेते हैं। तीनों तीनों फंक्शन करेंगे, x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन। ठीक है, दो फंक्शन कर रहे हैं तो x1 तो जरूर कर रहा है, x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 का, या फिर कॉम्प्लीमेंट, प्लस पी ऑफ x1 फंक्शन जरूर करेगा, x2 मान लो नहीं कर रहा है, x3 कर रहा है। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। ये कैसे फेवरेबल आउटकम हो गए? इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे? पी ऑफ x1 लिखेंगे, है ना। तो अब देखो इसको बना लेते हैं।
x1 is functioning 1 by 2, x2 is functioning 1 by 4, x3 is functioning 1 by 4. ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? अब देखो ना हो गया प्लस x1 is functioning 1 by 2, x2 is functioning, कितना x2 फंक्शन कर रहा है हमारा 1 by 4 हो जाएगा, x3 is functioning 3 by 4 प्लस x1 फंक्शन कर रहा है 1 by 2, x2 फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है तो 3 by 4 हो जाएगा और x3 फंक्शन कर रहा है तो 1 by 4 हो जाएगा। होल डिवाइड देखो x1 फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी 1 by 2 थी बच्चे, तो ये हमारा 1 by 2 आ गया। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 by 32 डिवाइड, डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 by 2, तो 1 by 2 मिला। इसको सॉल्व करने पर के 7/16 मिलेगा, यस 7/16 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिला था हमें बीच में और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिला है, तो इसके 2 आंसर्स हो जाएंगे, बी एंड डी आर correct answers. I hope you understood this question. Thank you so much. Best of luck.